Hello everyone, welcome to Cappy Novel World. अध्याय 106। हाँ, ली मिंग ताओ ने पुष्टि की। हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। ज़ॉम्बी के हमले को 1.5 महीना बीत चुका था और यह पहली बार था जब किसी पूरे सैन्य अड्डे ने ज़ॉम्बी देखे थे। अगर वान चाओ के आदमियों को ज़ॉम्बी से लड़ने का तरीका सिखाने की कोशिश की जाए तो ये स्थिति अच्छी नहीं होने वाली थी। वान चाओ, जो एकदम दृढ़ निश्चयी थे, ने बस सिर हिलाया, न खुश थे न परेशान। मुझे सच में नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे किया, लेकिन मैं आभारी था कि उन्होंने ऐसा किया। सबको बुलाओ, उन्होंने अपने बगल में खड़े गार्ड से कहा। ली मिंग ताओ ने वे वॉकी टॉकी निकाले जो मैंने बेस पर सभी को दिए थे और सबको एक साथ संदेश भेजा कि वे सब यहाँ आ जाएं। बेशक वह इससे थोड़ा अधिक विनम्र थे, लेकिन मूल रूप से उनका संदेश यही था। रियर एडमिरल झो गैंग जिया वॉच टावर के अंदर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। वह बुजुर्ग सज्जन शांत भाव से वान चाओ की ओर बढ़े और हमारे सामने लगातार बढ़ती भीड़ को देखने लगे। उन्होंने अपने सामने खड़े लोगों को गौर से देखते हुए कहा, इनमें कुछ गड़बड़ है। शायद इसलिए क्योंकि वे ज़ॉम्बी हैं, मैंने कहा और उसकी दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। चौंककर वह मेरी तरफ देखने लगा। ये ज़ॉम्बी हैं, उसने सामने मौजूद झुंड पर ध्यान केंद्रित करने से पहले पूछा। इस बार वह उन्हें और गंभीरता से देख रहा था। मैं और मेरे साथी उससे बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है और उस पर कब्जा करने वाले ज़ॉम्बी के बारे में कई बार चर्चा कर चुके थे। वान चाओ ने सिर हिलाया। इतनी दूरी से भी आप देख सकते हैं कि उनके सिर सामान्य मनुष्य की तुलना में अधिक गोल हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि उनके मुंह विकृत हैं। उन्होंने री एडमिरल को अपने हाथ में पकड़ी दूरबीन देते हुए कहा। झो गैंगजिया ने सहमति में गुनगुनाते हुए ज़ॉम्बीज़ को करीब से देखा। और इन्हें मारते कैसे हैं? तुम उनके सिर काट दो और उन्हें जलाकर राख कर दो, लियू वेई ने कहा। और आप इसे कैसे करने का सुझाव देते हैं? झो गैंगजिया ने अभी बोलने वाले व्यक्ति की ओर मुड़कर पूछा। लियू वेई मुस्कुराया और मेरी ओर इशारा किया। तुम इसे कैसे करना चाहते हो? वान चाओ ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। तकनीकी रूप से, भले ही मैं सेना में नहीं था, लेकिन ज़ॉम्बी से निपटने का सबसे ज्यादा अनुभव मेरे पास ही था। क्या तुम्हें होटल याद है? मैंने झाओ जियाली की चीख को अनसुना करते हुए जवाब दिया। वान चाओ ने सिर हिलाया और दूसरों को आने वाली घटना के बारे में बताने के लिए गेट के पास चला गया। ली मिंग ताओ, हुआंग शियुयान और वॉच टावर में बचे 5 लोग झोउ गैंगजिया से संकेत मिलते ही उसके पीछे पीछे चले गए। झाओ जियाली ने जाने से इनकार कर दिया और मेरे और रियर एडमिरल के साथ ही रुक गई। ज़ॉम्बी से लड़ने नहीं जा रहे हो? मैंने अपनी भौहें उठाकर बगल में बैठी महिला की ओर देखते हुए पूछा। ऐसा नहीं है कि तुम भी जा रहे हो, उसने वान चाओ से अपनी निगाहें हटाए बिना पलटकर जवाब दिया। मुझे उनसे लड़ने का तरीका जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा, और देखा कि वान चाओ ने दरवाजे को बस इतना खोलने का इशारा किया जिससे कुछ ज़ॉम्बी अंदर आ सकें। जैसे ही लगभग 5 ज़ॉम्बी अंदर आ गए, दरवाजे को तुरंत फिर से बंद कर दिया गया। वे क्या कर रहे हैं? झो गैंगजिया ने हमारी बातचीत को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए पूछा। प्रशिक्षण, मैंने उत्तर दिया। मैं वान चाओ की बात सुन नहीं पा रहा था, लेकिन परिणाम देख सकता था। लगभग 200 लोगों का समूह 10-10 के समूहों में बंट गया और पहले 5 समूहों को अपने अपने ज़ॉम्बी मिल गए। मैं उनके इस प्रयास की सराहना करता था, लेकिन साथ ही वह अपनी पुरानी सैन्य मानसिकता की ओर लौट रहे थे। लेकिन वान चाओ कुछ महत्वपूर्ण बातें भूल रहे हैं, मैंने बड़बड़ाया। वहाँ एक भी टीम ऐसी नहीं थी जिसके पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार हो। हाँ, उनके पास सेना द्वारा जारी किए गए चाकू जरूर थे, लेकिन वे लोगों का गला काटने के लिए ज्यादा उपयुक्त थे, सिर काटने के लिए नहीं। जब कड़ाके की ठंड में गोलियों की पहली बौछार गूंजी, तो वान चाओ ने मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी भौहें चढ़ाते हुए उस आदमी को देखकर मुस्कुराया। मैंने रियर एडमिरल और वान चाओ दोनों से कहा, बंदूकें बेकार हैं। वान चाओ मेरी बात समझ गए, लेकिन झो गैंगजिया ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उनके पूरे परिवार, चाहे वो जीवित हो या मृत, का अपमान कर दिया हो। जब प्रलय आया और लड़कों का पहली बार ज़ॉम्बी से सामना हुआ, तो यही सबसे बड़ी समस्या थी। वान चाओ ने मेरी तरफ मुस्कुराया और तब जाकर मुझे समझ आया कि वह क्या कर रहा था। वह यहाँ सैनिकों को वही सबक सिखा रहा था जो उससे और उसके सैनिकों को सीखना पड़ा था, कि ज़ॉम्बी को मारने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल करना गोलियों की पूरी बर्बादी है। मैं सबक सीख लेता हूँ, मेरे मन में एक गहरी आवाज़ आई। मैंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अगर बंदूकें बेकार हैं, तो वे उन्हें कैसे मारते हैं? रियर एडमिरल ने पूछा,
और अपने सैनिकों को घुसपैठियों के खिलाफ असफल रूप से लड़ते हुए देखते रहे। तलवारें या शक्तियाँ, मैंने जवाब दिया। मैंने देखा कि एक समूह ने एक ज़ॉम्बी का सिर काट दिया था और मैंने तुरंत काम खत्म करने के लिए नीली ज्वाला छोड़ी। जैसे ही मैंने अपनी ज्वाला छोड़ी, झो गैंजिया उछल पड़ी और मेरी तरफ देखने के लिए घूम गई। शक्तियाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मानो उसे अपने कानों पर विश्वास ही न हो रहा हो। शक्तियाँ, मैंने दोहराया और अपनी नीली लौ को बाहर आने दिया। मुझे यकीन नहीं था कि यह कैसे हुआ, लेकिन ऐसा करते समय मैं अपने स्नोसूट और दस्तानों को आग लगने से बचाने में कामयाब रहा। मन ही मन मैं खुद से बहुत प्रभावित था, क्योंकि मेरे मन में कहीं न कहीं ये धारणा थी कि जब मैं ज्वालाओं को बुलाऊंगा तो मेरे दस्ताने जल जाएंगे। और ये तुम्हें कैसे मिले? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, वैक्सीन। वही वैक्सीन जिसने ज़ॉम्बी बनाए थे। कुछ लोगों पर उसके अलग अलग दुष्प्रभाव हुए थे। रियर एडमिरल ने चारों ओर देखा और पाया कि झाओ जियाली हमारी बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, उन्होंने कहा और इस तरह बातचीत समाप्त कर दी। मैंने सहमति में सिर हिलाया और प्रशिक्षण देखने में वापस लग गया। ज़ॉम्बियों के 5वें समूह के प्रवेश करने और मारे जाने के बाद सैनिक उन्हें मारने की अपनी क्षमता पर काफ़ी आश्वस्त महसूस कर रहे थे। ये देखकर मुझे हल्की सी हंसी आई कि मेरे साथियों और नौसेना के सैनिक दोनों ही अधिक से अधिक निश्चिंत हो रहे थे। अब बाहर जाकर उनसे लड़ने का समय आ गया है, मैंने वान चाओ और झो गैंजिया से कहा। वान चाओ जमीन पर खड़े होकर प्रशिक्षण का निर्देशन कर रहे थे और उन्होंने मेरी ओर देखा। वे इसे आसान समझने लगे हैं। लेकिन ऐसा ही है, झो गैंजिया ने कहा। मुझे जोर से हंसी आ गई कि मेरे बगल वाले आदमी को लगता है कि ज़ॉम्बीज़ को मारना कोई आसान काम है। क्या आप बारी लेंगे, रियर एडमिरल? मैंने हंसते हुए पूछा। मैं वॉच टावर की सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपने सैनिकों के बगल में जाकर खड़ा हो गया। चलो बाहर चलते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि असल में उन्हें किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 10 बनाम 1 की लड़ाई आम बात नहीं है। मैंने वान चाओ की छाती थपथपाते हुए और चेन ज़ी हान को आंख मारते हुए कहा। वान चाओ ने सिर हिलाया और हम सब बाहर जाने के लिए गेट की तरफ चल दिए। मैंने भीड़ को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि हमारी नज़र न होने पर कोई न कोई कहीं छिपकर हमला न कर दे। मुझे आश्चर्य हुआ कि द्वार खुलने से पहले ही झो गैंजिया हमारे पास आ गए। एडमिरल, मैंने उलझन में पूछा। मेरी याद में किसी सुरक्षित क्षेत्र का प्रमुख कभी भी लड़ाई में शामिल होने नहीं गया था। रियर एडमिरल, मेरे चारों ओर से 5 आवाज़ें आईं। हाँ हाँ, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। मैं खुद ही देख लेता हूँ कि किसी ज़ॉम्बी को मारना कितना आसान है, रियर एडमिरल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं उनके बगल में ही रहूँगा, ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि वे जिंदा बच जाएं। मैंने अपने पीछे आए लियू यूजेक की ओर देखा। क्या तुम इससे ठीक हो? मैंने उससे पूछा, क्योंकि मैंने महसूस किया कि वह मेरी पीठ से सट रहा है। मैं थोड़ा सा उसके सहारे झुक गया और उसकी ओर देखा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या तुम्हारे परिवार को चोट लगे। हम पर इतना कम भरोसा, उसने मेरे कान में फुसफुसाया, जिससे मेरे कपड़ों की कई परतों के नीचे रोंगटे खड़े हो गए। जाहिर है, वह आदमी ईमानदारी से नहीं लड़ता था। मैंने उसे भरोसा दिलाया, पूरी दुनिया का भरोसा। लेकिन यही मेरी समस्या का एक हिस्सा था, सिर्फ इसलिए कि मुझे उस पर भरोसा था कि वह मेरे पास वापस आएगा। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं इस बात से चिंतित और परेशान नहीं थी कि उसे चोट लग सकती है। उसने सिर हिलाया और मेरे सिर पर चुंबन दिया। मुझे भी अपनी मांसपेशियों को फैलाने की ज़रूरत है, उसने कहा और अपने हाथों को काली धुंध से घेर लिया। मेरी लौ की तरह धुंध का भी उसके पहने हुए दस्तानों पर कोई असर नहीं हुआ। यह क्या है? रियर एडमिरल ने लियू यूजेक के हाथों पर छाई काली धुंध को घूरते हुए पूछा। जहर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जब हमें उसकी असली शक्ति का पता चला था, तब तो मुझे यह विचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। मेरे मन का एक हिस्सा उस आदमी पर भरोसा करता था, जिससे मैंने अपने समूह में सबसे कम बातचीत की थी। और यही हिस्सा मुझे ये भी महसूस करा रहा था कि वह भी उतना ही मेरा है जितना वान चाओ, लियू वे या चेन ज़ी हान। मेरी प्रतिक्रिया पर झो गैंजिया को कांपते हुए देखकर मेरी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अध्याय 107। हम इस बारे में बाद में ज़रूर बात करेंगे, रियर एडमिरल झो गैंजिया ने लियू यूजेक के हाथों को टकटकी लगाकर देखते हुए कहा। काले चमड़े के दस्तानों के चारों ओर मंडराती काली धुंध लगभग सांप जैसी आकृति धारण कर चुकी थी। मेरे मन का एक छोटा सा हिस्सा उस धुंध को छूना चाहता था, अगर ऐसा मुमकिन होता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके क्या नतीजे होंगे।
सांप जैसी धुंध ने अपना एक हिस्सा, जैसे सिर, ऊपर उठाना शुरू किया और मेरी तरफ ऐसे देखा मानो वह मेरे विचारों को भांप रही हो। मैंने लियू यूज़ेक की तरफ भौहें उठाकर पूछा कि क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन उसने बस अपना सिर हिलाया। वह भी हम सब की तरह अपनी धुंध में मग्न था। द्वार खुलने की चरमराहट भरी आवाज ने हमें हमारे विचारों से पूरी तरह बाहर निकाल दिया और हम सब एक साथ बाहरी दुनिया की ओर देखने लगे। चारों ओर दूर दूर तक सफेद बर्फ ही बर्फ थी। बर्फ के टीले पहाड़ियों की तरह ऊंचे उठ रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ में कोई बदलाव नहीं आया था। उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो उन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद पहने थे, और वे गर्मी के दिन की तरह चुस्त दुरुस्त लग रहे थे। सच कहूं तो मुझे थोड़ी जलन हो रही थी। मैंने अपने स्थान से सभी तलवारें निकाली, एक तलवार झोउ गैंगजिया को दी और दूसरी लियू यूज़ेक को। वांग चाओ, लियू वे और चेन जी हान ने बाकी तलवारें अपने आसपास के लोगों में बांट दी और फिर अपनी अपनी तलवारें लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। रियर एडमिरल ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को देखते हुए स्वीकार किया। अगर आप इससे बच गए तो मुझे आपके सभी सवालों के जवाब देने में बहुत खुशी होगी, मैंने उसे आश्वासन दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि सिर को छोड़कर शरीर के किसी भी अंग को न काटें। क्या मैं पूछने की हिम्मत करूं कि क्यों? वांग चाओ के गेट से बाहर निकलकर लड़ाई में पहला कदम रखते ही मैंने कंधे उचका दिए। क्योंकि वे प्रजनन करते हैं, मेरा अतिसरल जवाब था। हाँ, बहुत सारे सवाल हैं, झोउ गैंगजिया कराहते हुए बोला। जब मैं अपने 4 आदमियों के पीछे पीछे फाटक से बाहर निकला और बाकी आदमियों से आगे निकल गया। झोउ गैंगजिया मेरे बगल में था और ज़ॉम्बियों के उस अंतहीन झुंड को घूर रहा था। मुझे भी मानना पड़ा कि निगरानी टावर से देखने पर संख्या काफी कम लग रही थी, या शायद हमारी तरफ तैयारी के दौरान और भी लोग इकट्ठा हो गए थे। खैर, संख्या काफी थी। उम्मीद है कि हम भी काफी संख्या में थे। अंग मत काटो, सिर काटो, आग के लिए पुकारो। क्या मुझसे कुछ छूट रहा है? झोउ गैंगजिया ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। शांति लौट आई थी, जो सर्दियों के माहौल से और भी बढ़ गई थी। मेरा साथ मत छोड़ो, मैंने जवाब दिया जब एक ज़ॉम्बी झुंड से बाहर निकला। क्या तुम लोग इसे संभाल पाओगे? मैंने पुकारा। अगर वे चुनौती स्वीकार करना चाहते तो मैं उन्हें नहीं रोकता, लेकिन जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत होती, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता। मुझे समझ आ गया, लियू यूज़ेक ने आगे बढ़ते हुए कहा। रियर एडमिरल पूरी उत्सुकता से उन्हें देखते रहे। क्या हो रहा है? उसने लियू यूज़ेक और अकेले ज़ॉम्बी पर अपनी निगाहें गड़ाते हुए पूछा। अल्फा बैटल, मैंने जवाब दिया, मेरी निगाहें अपने साथी से हटी ही नहीं। ठंडी हवा में एक धीमी, गड़गड़ाहट भरी दहाड़ गूंजी, जो मानो मीलों तक फैलती हुई सुनाई दी, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। ज़ोबी अल्फा ने अपने सामने खड़े लियू यूज़ेक को देखा और गुर्राते हुए अपने दांत दिखाए, लेकिन बहुत कम। मैं सोच रहा था कि उसकी योजना क्या है। आमतौर पर एक अल्फा जल्द से जल्द अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है ताकि मामला जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा नहीं कर रहा था। वह किस तरह का अल्फा था? लियू यूज़ेक ने भी धीमी गुर्राहट के साथ जवाब दिया और अपने विषैले धुएं को अपने शरीर के निचले हिस्से को घेरने दिया। धुएं की छोटी छोटी लकीरें सफ़ेद बर्फ पर रेंगती हुई ज़ोबी के करीब आती जा रही थीं। अभी उसे मत मारो, मैंने अपने सामने खड़े आदमी को आवाज़ दी। जब तक तुम उसकी सेना पर कब्जा नहीं करना चाहते, तब तक नहीं, मैंने उसे सलाह दी। मैं अपने आसपास मौजूद सभी सैन्य कर्मियों, कम से कम इंसानों को बर्दाश्त करने को तैयार था, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के मामले में मैंने अपनी सीमा तय कर दी थी। क्या एक लड़की को ये जानना जरूरी है कि कब उसे अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए? मैंने देखा कि लियू यूज़ेक ने सिर हिलाकर यह जताने की कोशिश की कि उसने मेरी बात सुन ली है और मुझे उम्मीद थी कि इतना ही काफ़ी होगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। आपका क्या मतलब है? रियर एडमिरल ने 1,00,000 सवालों से भरे बच्चे की तरह पूछा। थोड़ी झुंझलाहट के साथ आह भरते हुए मैंने उन्हें जवाब दिया। अभी तो इस पूरे मामले की शुरुआत ही हुई है, इसलिए बहुत सारी सत्ता की खींचतान चल रही है। ये ज़ॉम्बी शायद पहले सेना में रहे होंगे, इसीलिए यहाँ आए हैं। खैर, इसे ऐसे समझिए कि एक जनरल अपनी टीम के लिए सही कप्तान की तलाश कर रहा है। वो कई लोगों से पूछताछ करेगा, फाइलों की छानबीन करेगा, वगैरह। ज़ॉम्बी कागजी कार्रवाई में उतना ध्यान नहीं देते जितना कि असल लड़ाई में। इसलिए जो सबसे ताकतवर होगा वही झुंड पर अपना नियंत्रण हासिल करेगा। आपका मतलब है, इन लड़ाइयों के जरिए हम ज़ॉम्बीज़ को अपने पक्ष में कर सकते हैं? रियर एडमिरल झोउ गैंगजिया ने खुशी से भरी आंखों से पूछा। मैंने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया, मुझे नहीं पता आप कितने आश्वस्त होंगे कि केवल इसलिए कि आप अधिक बलवान हैं,
एक शार्क आपके पक्ष में है, या आप एक बाघ की सवारी करते समय कितने आश्वस्त होंगे, ये जानते हुए कि किसी समय आपको उससे उतरना ही होगा। पुरुष लगभग एक जैसे ही होते थे, खासकर वे जिन्हें सुरक्षित क्षेत्र का मुखिया बनाया जाना था। मेरा मतलब है, तकनीकी रूप से ऐसा पहले भी हो चुका था, ज़ॉम्बी के झुंड पर कब्जा करना। इसी तरह मुझे अल्फा युद्ध का नतीजा पता था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि वे सुरक्षित क्षेत्र भी उसके बाद 3 महीने से कम समय में ही नष्ट हो जाते थे। मैं सीधा खड़ा हो गया, मेरी आंखें उस विचार से चौड़ी हो गईं जो पहले कभी मेरे दिमाग में नहीं आया था। यही तो योजना थी, ये तो एक धूर्त चाल है। मैंने धीरे से बुदबुदाया, मेरी निगाहें बेतहाशा वान चाओ पर टिक गईं जो लियू वे और चेन ज़ीहान के बीच खड़ा था। मानो मेरी निगाहों को भांपते हुए, या शायद मेरे विचारों को भी, वान चाओ ने मेरी तरफ देखा और झट से मेरे पास आ गया। क्या आप लोग जानते हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? मैंने हताशा से पूछा। यह उन पाठों में से एक था जो मेरे पहले जीवन में मेरे साथ हमेशा के लिए बस गया था, कुछ चुनिंदा सैन्य रणनीतियों में से एक जो इतनी प्रभावी थी कि इसे पीढ़ियों से एक सबक और एक चेतावनी दोनों के रूप में आगे बढ़ाया गया। वान चाओ और झोउ गैंगजिया ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। मैं रुक गया। अगर सेना में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन दोनों लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, तो फिर ज़ॉम्बी इस रणनीति का इस्तेमाल कैसे कर रहे होंगे? क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा था? सब कुछ खुलकर बोल दो, हम इसका हल निकाल लेंगे, वान चाओ ने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। ट्रोजन हॉर्स मेरे पहले जीवन की सबसे प्रसिद्ध सैन्य रणनीतियों में से एक है। मैंने बातचीत शुरू की, हमारी बातचीत सुन रहे नन्हे बच्चे की जिज्ञासु नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए। ये दो देशों के बीच एक लंबे युद्ध की कहानी पर आधारित है, जिसमें कोई भी देश विजयी नहीं हुआ, जब तक कि एक दिन, एक सेना, यूनानियों की सेना, एक विशाल लकड़ी के घोड़े के साथ ट्रॉय शहर के द्वार पर नहीं पहुंच गई। दरवाज़ा खटखटाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हार मान ली है और वे जानते हैं कि ट्रॉय के राजा को घोड़ों की मूर्तियां पसंद थीं, इसलिए यह उनकी शांति का उपहार है। लकड़ी का घोड़ा, जो कई मंजिलों जितना ऊंचा था, ट्रोजन सैनिकों द्वारा ट्रॉय के द्वारों से घसीट कर लाया गया और युद्ध की समाप्ति पर एक भव्य उत्सव मनाया गया। ट्रोजनों को यह नहीं पता था कि घोड़ा अंदर से खोखला था, जिससे दूसरी सेना को उसके अंदर छिपने का मौका मिल गया। वे अपने दुश्मनों को खुद अपने शहर में ले आए, झोउ गैंगजिया ने फुसफुसाते हुए कहा और मेरी तरफ और बाहर मौजूद भीड़ की तरफ देखा। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, पार्टी में पूरी तरह से मदहोश ट्रोजन लोगों को आसानी से वश में कर लिया गया और यूनानी एक ही रात में 10 साल तक चले युद्ध को जीतने में सक्षम हो गए। तुम्हें लगता है कि ये सब काम ज़ॉम्बी कर रहे हैं? वान चाओ ने पूछा। मैंने फिर से सिर हिलाया और लियू यूज़ेग और ज़ॉम्बी अल्फा के बीच की मुद्रा को देखा। कई सुरक्षित क्षेत्र थे जो सोचते थे कि उनके साथ ज़ॉम्बी की अपनी सेना होने से वे लगभग अजेय हो जाएंगे। मनुष्य उन्हें अकेला छोड़ देंगे और ज़ॉम्बी, यदि कोई हमला करते हैं, तो उन्हें अन्य ज़ॉम्बी मार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, झोउ गैंगजिया ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। मैंने अपना सिर हिलाया। हर वो बेस जिसने ज़ॉम्बी की अपनी सेना को शरण दी, 3 महीने से भी कम समय में नष्ट हो गया, मैंने स्वीकार किया। ट्रोजन हॉर्स का ज़ॉम्बी संस्करण, वान चाओ ने कहा, और वह भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर मैं पहुंचा था। लेकिन अगर आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो उन्हें कैसे पता चलता? मैंने अपनी सोच पर सवाल उठाते हुए कहा। मुझे नहीं पता, वान चाओ ने स्वीकार किया। तभी लियू यूज़ेग के काले धुएं ने उसके सामने मौजूद ज़ॉम्बी को घेर लिया, जिससे मेरी आग का इस्तेमाल किए बिना ही वो प्रभावी रूप से मर गया। मुझे लगता है कि उपहार लेकर आने वाले ज़ॉम्बी से सावधान रहना, मैंने कहा, क्योंकि ज़ॉम्बी ने अपने सिर एक तरफ झुका लिए और समर्पण के संकेत के रूप में अपने गले को उजागर कर दिया। अब हम क्या करेंगे? झोउ गैंगजिया ने पूछा। वह भी वही दृश्य देख रही थी जो मैं देख रहा था। अध्याय 108। इन सबको मार डालो, वान चाओ और मैंने एक ही समय पर कहा। ऊंची आवाज में वान चाओ ने अपनी बात दोहराई, इन सबको मार डालो। बाकी तीनों आदमियों ने पुष्टि के लिए उसकी ओर देखा, फिर खुद भी दहाड़ते हुए उन ज़ॉम्बियों की ओर दौड़ पड़े जिनके गले अभी भी बाहर निकले हुए थे। झुंड के बीच से घबराहट भरी आवाज आई, फिर ज़ॉम्बियों ने अपनी गर्दन सीधी की और अपने सिर पीछे झुका लिए, जिससे उनके दांत दिखाई देने लगे। हम क्या करें? रियर एडमिरल ने चारों ओर फैली अराजकता को देखते हुए फिर पूछा। हमारे सैन्यकर्मी नहीं बल्कि वे जो हमारे साथ पूरे देश में यात्रा करके आए थे, तेजी से युद्ध के मैदान में कूद पड़े, अपनी तलवारें लहराते हुए और जितनी जल्दी हो सके सिर काटते चले गए। मैंने अपनी अग्नि छोड़ी, गुलाबी और नीली ज्वाला को मिलाकर अधिक तीव्र बैंगनी ज्वाला बनाए और अनगिनत गोले योद्धाओं के सिर के ऊपर लटका दिए,
जो जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए तैयार थे। हम लड़ेंगे, मैंने अपनी तलवार उठाते हुए और सामने खड़े विरोधियों पर अपनी निगाहें गड़ाते हुए जवाब दिया। याद रखना, सिर काट देना, बाकी काम ज्वालाएं कर देंगी, मैंने उसे आश्वस्त किया। तभी पहला ज़ोंबी अपनी उस असामान्य गति से मेरी ओर बढ़ा जो केवल उन्हीं की प्रजाति में पाई जाती है। अपनी तलवार घुमाते हुए मैंने एक ही बार में उसका सिर काट दिया और फिर बाकी शरीर को ज्वालाओं में जलने दिया। जैसे ही मैंने महसूस किया कि बैंगनी ज्वालाएं मुझसे ऊर्जा खींच रही हैं, मैं जम गया। फिर से इकट्ठा हो जाओ, मैंने चीखते हुए अपने आदमियों को वापस आने के लिए कहा। वे असमंजस में थे, लेकिन बिना कुछ पूछे मेरी बात मान ली और द्वार के पास एक पंक्ति में खड़े हो गए। बंदूकें चलाओ, मैंने पुकारा। मुझे पता था कि बंदूकें बेकार हैं, लेकिन मुझे ज्वालाओं को ज़ोंबी को अंदर से भस्म करने के लिए एक प्रक्षेपास्त्र की आवश्यकता थी। उनकी ज्वालाओं को बुझाकर ही मैं अधिकाधिक शक्ति प्राप्त कर सकता था। तुम क्या कर रहे हो? झोऊ गैंगजिया ने मेरी तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा। मेरी सफ़ेद जैकेट बैंगनी रंग की होती जा रही थी क्योंकि मैंने अपनी सारी ज्वालाओं को वापस बुला लिया था और उनकी गर्माहट से खुद को घेर लिया था। मैं क्या कह सकता था? मैं एक साथ कई काम करने में माहिर था। मैं न सिर्फ ज्वालाओं का इस्तेमाल ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए कर रहा था, बल्कि खुद को गर्म रखने के लिए भी कर रहा था। अगली बार मैं स्नो पैंट ही पहनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आग! लियू वेई ने मेरी ओर देखते हुए चिल्लाया। जैसे ही गोलियों की बौछार ज़ॉम्बीज़ पर बरसने लगी, मैंने एक छोटी बैंगनी लौ से हर एक ज़ॉम्बी का पीछा किया, उसे ज़ॉम्बी में समाहित कर दिया और देखा कि कैसे वह लौ उनकी अपनी अपनी लपटों को भस्म कर रही थी। मैं शक्ति के विशाल प्रवाह को महसूस कर सकता था और मुझे एक एहसास हुआ, किसी भी अन्य अग्नि शक्ति का उपयोग करने वाले के विपरीत ज़ॉम्बीज़ ने मुझे कमज़ोर नहीं, बल्कि और अधिक शक्तिशाली बना दिया। मैंने लियू यूज़ेक की ओर देखा और बिना कुछ कहे प्रश्नवाचक भाव से अपनी आंखें खोली। उसने सिर हिलाया और अपनी काली धुंध छोड़ी, जो ऊपर की ओर बहकर उसके सामने वाले ज़ॉम्बी को भस्म कर गई। ज्यादा शक्तिशाली, उसने संक्षिप्त स्वर में कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, हमारी शक्तियों ने हमें ज़ोंबी के भीतर की ज्वाला को भस्म करने और उनके शरीर को जलाकर राख किए बिना उन्हें मारने की अनुमति दी। बाकी लोगों को अभ्यास करने की ज़रूरत है, चेन ज़िहान ने हम दोनों की ओर देखते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और वान चाओ ने गोलियों की बौछार रोक दी। जब आपसी गोलीबारी की संभावना खत्म हो गई, तो सैनिक आगे बढ़े और मैंने अपनी बैंगनी लपटों को मृत शरीरों को भस्म करने दिया। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी और इसमें मेरी बहुत अधिक शक्ति खर्च हुई, लेकिन चेन ज़िहान सही था, बाकी लोगों को अभ्यास करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिए था। क्या हो रहा है? लियू वेई ने अपने भाई और मेरी ओर बारी बारी से देखते हुए पूछा। हर ज़ॉम्बी के अंदर एक मोमबत्ती है, एक लौ जल रही है। मैंने अपने आसपास के लोगों को जो कुछ मैंने देखा उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। हमें केवल सामने चल रही लड़ाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन हमारे समूह में किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। यहाँ तक कि झोऊ गैंगजिया ने भी सवाल पूछना बंद कर दिया था। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, इस तरह उनसे लड़ना मेरी शक्ति को कम कर देता है। ये लपटें हवा में लटकी हुई थीं और ज़रूरत पड़ने पर इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अगर मैं किसी तरह अपनी ज्वाला को उनके अंदर डाल सकूं, तो मैं उनकी आग को सोखकर अपनी शक्ति बढ़ा सकता हूं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लियू यूज़ेक ने स्वीकार किया। मेरा जहर उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है, उनके अंदर की रोशनी बुझा देता है और उन्हें तुरंत मार देता है। मुझे भी शक्ति का अनुभव होता है। क्या सिर्फ तुम दोनों ही हो? लियू वेई ने पूछा। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह आपकी सबसे शक्तिशाली शक्ति से जुड़ा हुआ है, मैंने कहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे वर्णित करूं। लियू वेई एक कदम आगे बढ़ा और हमारी तरफ ध्यान न देने वाले ज़ोंबी पर हवा और पानी की बौछार कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, उसने निराशा से अपने हाथों को देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए, लेकिन ये दोनों ही तुम्हारी एकमात्र शक्तियाँ नहीं हैं, मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा। तुम एक शक्ति का उपयोग करने वाले एक योद्धा भी हो। एक पल सोच विचार करने के बाद लियू वेई तेजी से पास के ज़ॉम्बी के पास पहुंचा और उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया। ज़ॉम्बी कुछ सेकंड तक छटपटाता रहा, फिर अचानक नीचे गिर पड़ा। मर गया, मुझे महसूस हुआ, लियू वेई ने समूह में लौटते हुए विस्मय से कहा। पहले अपने हाथों को और फिर मेरी ओर देखते हुए उसने आगे कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे गर्दन पकड़ते ही मैंने लौ को पकड़ लिया हो। जैसे ही मैंने गर्दन दबाई, लौ टिमटिमाए और फिर बुझ गई। तो सचमुच तुम्हारे हाथ मौत के हैं,
लियू यूजेग ने मजाक करते हुए गंभीर माहौल में थोड़ी हंसी मजाक का तड़का लगाया। लियू वेई ने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा और फिर अपना ध्यान समूह पर केंद्रित कर दिया। क्या ये सामान्य है? उसने पूछा। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मैंने स्वीकार किया। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी और अगर मुझे ही कुछ पता नहीं था तो मैं इस दुनिया में उनके जीवित रहने में उनकी मदद कैसे कर सकती थी। मुझे कोशिश करने दो, वांग जाओ ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी नज़र पहले से ही एक ज़ॉम्बी पर थी। ज़ॉम्बी को छूने की कोशिश करते हुए उसने अपना हाथ उठाया और उसे घूरते हुए मुट्ठी कस ली। ज़ॉम्बी, जो अभी भी कुछ फीट दूर था, वहीं गिर पड़ा। हे आत्मा, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को देखते हुए कहा। मैंने अंधेरे में एक मोमबत्ती की कल्पना की और फिर उसे कुचल दिया। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो हम सब बहादुर हैं, मैंने मजाक में कहा, क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले कभी कोई भी ज़ॉम्बीज़ को इस तरह से नहीं मार पाया था। दरअसल मेरी मृत्यु के समय ज़ॉम्बीज़ ने इंसानों के खिलाफ जंग पूरी तरह से जीत ली थी और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरी कोई भी व्यक्तिगत शक्ति काम नहीं कर रही है, चेन ज़िहान ने बहुत ही दबे स्वर में कहा, और विशेष रूप से एक ज़ॉम्बी को घूरने लगा जो पृथ्वी, अग्नि और जल के हमले का सामना कर रहा था। मैंने एक पल के लिए सोचा। मेरे पास एक सुझाव है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह संभव है या नहीं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसके पास 3 शक्तियां हों, लेकिन शायद आप गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चेन ज़िहान ने लगातार पुनर्जीवित हो रहे ज़ॉम्बी से अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। इस समय मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, उसने स्वीकार किया और मैंने देखा कि यह बात स्वीकार करने में उसे कितनी कठिनाई हो रही थी कि वह बाकी 3 आदमियों जितना शक्तिशाली नहीं था। तुम अपनी शक्तियों का एक एक करके उपयोग कर रहे हो, अगर तुम उन सबको एक साथ मिलाने की कोशिश करो तो क्या होगा? मैंने सावधानी से कहा। मेरा मतलब है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे कैसे किया जाए, लेकिन अगर तुम सोचो तो धरती, पानी और आग मिलकर जीवन को जन्म देते हैं, है ना? मतलब जमीन, सूरज और पानी के बिना खाना नहीं उगाया जा सकता। अगर तुम्हारी शक्तियों के साथ भी ऐसा ही हो तो क्या होगा? मैं जानबूझकर किसी बड़े ज़ॉम्बी को बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, मानो वह अपनी घोर निराशा में मुझ पर चिल्लाने से खुद को रोक रहा हो। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है, अगर सब कुछ एक साथ मिला दिया जाए, तो शायद अलग अलग करने से ज़्यादा असरदार हो। खैर, ये एक बेवकूफ़ी भरा विचार था, मैंने माना, लेकिन मेरे मन का एक हिस्सा जानता था कि मैं सही रास्ते पर हूँ। अकाल, मैंने धीरे से कहा। क्या? चेन ज़िहान ने अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखते हुए कहा, मानो अकाल का विचार उसे झकझोर रहा हो। अगर ये तीनों मिलकर किसी चीज़ को बढ़ा सकते हैं, तो क्या ये तीनों मिलकर उसे नष्ट भी नहीं कर सकते? मैंने अपनी सोच समझाने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे पौधे उगाना बहुत पसंद था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि इनमें से किसी भी तत्व की अधिकता मेरी फसलों के लिए विनाशकारी होगी। अकाल, उसने धीरे से अपने आप से कहा और अपना ध्यान उस ज़ॉम्बी की ओर वापस मोड़ लिया जो अब हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि अब उसका ध्यान हमारी ओर था। अन्य 3 व्यक्तियों की तरह ही हाथ उठाते हुए उसकी आंखें एकदम काली हो गईं और जहां उसकी पुतलियां होनी चाहिए थीं, वहां मुझे हरे, लाल और नीले रंग के घुमावदार निशान दिखाई दिए। मैंने अपना सिर हिलाकर उसकी आंखों को अनदेखा किया और अपना ध्यान उस ज़ॉम्बी पर वापस केंद्रित किया जिस पर वह प्रयोग कर रहा था। अध्याय 109। जैसे ही चेन ज़िहान ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद किया, मैंने देखा कि जिस ज़ॉम्बी पर वह प्रयोग कर रहा था, वह और भी मुरझा गया और पहले से भी ज्यादा कंकाल जैसा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उस जीव से जीवन निकल रहा हो। मैंने बाहरी दुनिया को नज़रअंदाज कर दिया और ध्यान लगाकर ज़ॉम्बी के अंदर जल रही मोमबत्ती को देखने की कोशिश की। आखिरकार अंधेरे में उस छोटी सी रोशनी को ढूंढकर मैंने देखा कि वह कैसे छटपटा रही थी, धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और अंत में पूरी तरह बुझ गई। मैंने अपनी दृष्टि को वास्तविक दुनिया पर वापस केंद्रित किया और देखा कि कभी स्वस्थ रहा ज़ॉम्बी धूल में बदल गया और धीरे धीरे हवा में उड़ गया। सच कहूं तो ये बिल्कुल बफी के किरदार जैसा पल था। असली तरकीब यह थी कि मैं अपनी शक्ति इसमें न लगाऊं, चेन ज़िहान ने हमारे पास आते हुए कहा। मेरे सामने रुककर उन्होंने मेरे माथे पर प्यार से चुंबन किया। असली तरकीब यह थी कि मैं अपनी शक्ति इससे निकाल लूं और इसे उसी तरह मुरझाने दूं। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे मानना पड़ेगा, ये वाकई बहुत बढ़िया था। क्या ये मेरे जैसा कूल है? लियू वेई ने मेरी तरफ आंख मारते हुए पूछा। जरूर, मैंने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा।
मैंने अपने साथियों और बगल में खड़े रियर एडमिरल से ध्यान हटाकर नौसेना अड्डे के सामने चल रही दूसरी लड़ाई पर केंद्रित किया। अगर इससे मेरी गलती न लगती तो मैं ये स्वीकार कर लेता कि मैं अपने जवानों और सैनिकों के बारे में पूरी तरह भूल गया था। लेकिन चूंकि मुझे यकीन था कि यह स्वीकार करना गलत होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या पहले से ज्यादा ज़ॉम्बी हैं? मैंने गिनती करने की बुरी तरह कोशिश करते हुए पूछा। वान चाओ और लियू वेई मेरे बगल में आकर खड़े हो गए और अपनी गिनती करने लगे। नहीं, लगता है और भी हैं, दोनों ने स्वीकार किया। जाहिरा तौर पर ऐसे लोगों को तलवारें देना जिन्होंने पहले कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया था, मेरी योजना का सबसे अच्छा हिस्सा नहीं था। मैंने देखा कि एक और हाथ काट दिया गया और कटे हुए अंग से एक ज़ोंबी क्लोन निकला। मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम लोग अपनी शक्तियों का और इस्तेमाल करना चाहते हो? मेरी शक्तियों को अंदर तक पहुंचाने के लिए किसी तरह की चोट की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे छिपकर रहना था और इस लड़ाई से दूर रहना था। लेकिन लड़कों को अपनी शक्तियों पर अच्छा नियंत्रण लग रहा था, तो वे उन्हें थोड़ा और आजमा सकते थे। उन्होंने सिर हिलाया और बेचारे नौसिखियों को भीड़ से बचाने में मदद करने के लिए चले गए। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ज़ॉम्बी से लड़ना आसान है? मैंने झोउ गैंगजिया से पूछा, जो ज़ॉम्बी के पंजों से बचते हुए उसका सिर काटने की कोशिश कर रहा था। कम से कम दूसरे प्रयास में तो वह पहले प्रयास से ज्यादा सफल रहा। उसकी चुप्पी ही काफी जवाब थी और मैं मुस्कुरा दिया। जानते हो, अगर तुम न होते तो मैं अपने फार्म हाउस में अपने बड़े से बिस्तर पर कंबलों के ढेर में लिपटा होता और मुझे ज़ॉम्बीज़ की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, मैंने कहा, जबकि हमारे सामने वाला ज़ॉम्बी हमला करता रहा। किसी ने आपको आने के लिए नहीं कहा था, रियर एडमिरल ने हौंफते हुए कहा। यही तो तुम गलत हो। जनरल फकफेस ने हमें यहाँ आकर तुम्हें लेने के लिए कहा था क्योंकि तुम अपना फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैं पंजों से बचते हुए एक तरफ हट गया और ज़ॉम्बी के चेहरे पर दिख रहे गुस्से को देखकर बस हंस पड़ा। हालांकि मुझे पता था कि हमें उन्हें जल्द से जल्द मारना होगा, इससे पहले कि वे हमें अपना शिकार समझकर भाग जाएं। समय बीतने और ट्रेनिंग पूरी करने के बीच और उन्हें भागने का मौका न देने के बीच बहुत ही नाजुक संतुलन बनाए रखना था। उन्होंने जो ट्रोजन हॉर्स वाला करतब दिखाया, उसके बाद मैं उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। जनरल फकफेस, झोउ गैंगजिया जोर से हंस पड़ा, बाल कीलों से घायल होने से बचा। मैं एक पल के लिए रुका, जनरल का असली नाम याद करने की कोशिश कर रहा था। कंट्री के आर्मी जनरल यांग बो वेन, मैंने यथासंभव औपचारिकता से कहा। हाल ही में उनका निधन हो गया, मैंने मुस्कुराते हुए जोड़ा। हो सकता है मैंने उन्हें न मारा हो, लेकिन मैं इस बात पर जरा भी दुखी नहीं था। उसकी मौत कैसे हुई? झोउ गैंगजिया ने रुककर मेरी तरफ देखते हुए पूछा। बेवकूफ़ आदमी, मैंने ज़ॉम्बी के चेहरे पर आग फेंकी, ये सोचते हुए कि आग नाक की जगह बने छेदों से अंदर जाएगी। और ये काम कर गया। मुझे अंदर जाने के लिए बंदूकों की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनमें पहले से ही काफ़ी छेद थे। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? माफ़ कीजिए, क्या? मैंने कहा, होश में आते हुए और यह महसूस करते हुए कि रियर एडमिरल और मैं बातचीत के बीच में थे। उसकी मृत्यु कैसे हुई? मैंने उलझन में पूछा। कौन? मैंने अपना निशाना साधा ताकि ज़ॉम्बी के मुंह खोलने पर ही उसे गोली लग जाए। कामयाबी, जनरल यांग बो वेन, झोउ गैंगजिया ने झल्लाकर कहा और अपना ध्यान अपनी ओर आ रहे अगले ज़ॉम्बी की ओर मोड़ दिया। वह कौन है? मैंने जवाब दिया, क्योंकि मुझे वह नाम याद नहीं आ रहा था। जनरल फकफेस, बड़बड़ाते हुए जवाब आया, मानो उस आदमी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह इतना नीच काम कर बैठा कि उसने सचमुच ऐसा कह दिया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ज़ॉम्बी झुंड, क्या तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश में वो और उसके आदमी राजमार्ग पर ज़ॉम्बी के झुंड के हाथों मारे गए? मैंने एक और ज़ॉम्बी को अंदर से जलते हुए देखते हुए कहा। मुझे देखना था कि क्या मैं शरीर पर हमला करने के बजाय सीधे उनकी लपटों पर हमला कर सकता हूँ, कुछ वान चाओ की तरह। लेकिन वो आत्मा था, इसलिए शायद ये तरीका मेरे लिए कारगर न हो। क्या तुम उसे बचा सकते थे? मेरे पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने मुड़कर रियर एडमिरल की तरफ देखा। वह बस वहीं खड़े थे, मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे हमारे सामने 100 से ज़्यादा ज़ॉम्बी न हो और हर सेकंड नए ज़ॉम्बी बन रहे हों। हाँ, मैंने सरलता से और एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने इस तरह से पूछा मानो सबकी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी हो, सिर्फ इसलिए कि वह यही चाहता था। मुझे ऐसा क्यों करना पड़ेगा? मैंने पलटकर जवाब दिया। इस बार मेरा पूरा ध्यान मेरे सामने खड़े आदमी पर केंद्रित हो गया। मैंने बैंगनी लपटों की एक दीवार खड़ी कर दी ताकि ज़ॉम्बीज़ दूर रहें,
क्योंकि किसी कारणवश ये बातचीत तब तक नहीं रुक सकती थी जब तक हम किसी सुरक्षित स्थान पर न पहुंच जाएं। तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, रियर एडमिरल चिल्लाया। या कम से कम वांग जाओ और लियू वेई को उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, भले ही तुम डर के मारे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। डर के मारे? मैंने ठहाके लगाते हुए कहा। तुम खुद को क्या समझते हो? मैंने गंभीरता से पूछा। मैं जानता था कि यह आदमी वांग चाओ और लियू वेई के लिए कितना महत्वपूर्ण था। यही वजह थी कि लियू वेई के परिवार को बचाने के बाद वे मना नहीं कर सके। लेकिन उस आदमी को पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखनी थीं। सीधे खड़े होकर और इस बात को पूरी तरह से भूलकर कि हम ज़ॉम्बी से घिरे हुए थे, उसने गुस्से में जवाब दिया। मैं देश के की नौसेना का रियर एडमिरल झो गैंगजिया और शहर जे के नौसैनिक अड्डे का प्रभारी अधिकारी हूँ। मैंने सिर हिलाते हुए कहा। शानदार। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैंने पूरी गंभीरता से पूछा। तुम ली दाई लू हो, उसने गुर्राते हुए कहा। बिल्कुल सही, मैंने फुफकारते हुए जवाब दिया। मैं ली दाई लू हूँ। मैं देश के का नागरिक हूँ और किसी भी रूप में सेना का हिस्सा नहीं हूँ। तो फिर मुझे एक सेनापति जनरल को क्यों बचाना चाहिए? तब वांग चाओ या लियू वेई को उसे बचाना चाहिए था। और वे ऐसा कैसे करने वाले थे? मैंने गुस्से से उबलते हुए पूछा। जनरल यांग बो वेन ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके लिए मेरे सैनिकों को उन्हें किसी भी तरह की बलि देनी पड़े, और अगर उन्हें चोट लगी और जनरल फकफेस बच गया तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। उनके पास शक्तियां हैं, उसने हाथ हिलाते हुए कहा, मानो वह बंदूक होने की बात कर रहा हो। तब तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था, मैंने बिल्कुल बेपरवाही से झूठ बोला। उन्हें उससे बचा लेना चाहिए था। झो गैंगजिया ने इस परिस्थिति में जरूरत से कहीं अधिक ताकत और दृढ़ विश्वास के साथ चिल्लाकर कहा। वो आदमी घटिया वर्दी पहने एक निकम्मा था, मैंने उस आदमी को ठंडे लहजे में कहा। और इससे पहले कि तुम एक और शब्द बोलो, ये सोच लो, तुमने अभी तक एक भी ज़ॉम्बी नहीं मारा है। तुम कौन होते हो ये दिखावा करने वाले कि वांग चाओ और लियू वेई अकेले ही भूखी भीड़ का सामना कर सकते हैं? बातचीत से पूरी तरह तंग आकर और लड़कों के लिए इतने महत्वपूर्ण आदमी के साथ सब कुछ बिगाड़ देने के लिए थोड़ा बहुत दोषी महसूस करते हुए मैंने आग को शांत होने दिया और वहां से चला गया। हाँ, मैं जनरल, उनकी टीम और उन सभी नागरिकों को बचा सकता था जिन्हें उन्होंने अपने साथ आने की अनुमति दी थी। लेकिन फिर क्या होता? फिर मुझे उसके साथ रहना होगा, लगातार उन लोगों की रक्षा करनी होगी जिनकी रक्षा करने के लिए वह मुझे कहता है, और सारा श्रेय खुद ले लेना होगा। और इसका अंत कहाँ होगा? मैं बंद दरवाजों की ओर चलते हुए एक गहरी हंसी हंस पड़ी और बस उस पर टिक गई। मैंने बार बार यही कहा, उन्हें मरने दो, और खुद को पहले चरण की याद दिलाने की कोशिश की। लड़कों के अलावा बाकी लोग मेरे बलिदान के लायक नहीं थे। मैंने गुस्से से उस आंसू को पोंछ दिया जो मेरे गालों पर लुढ़कने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी ठंड थी कि वह मेरी पलकों पर ही जम गया। बस मेरी किस्मत। अध्याय 110। मैंने अपने गर्म दस्ताने से हाथ बाहर निकाला, पलक पर गिरे आंसू को पोंछा और झट से हाथ वापस दस्ताने में डाल दिया। क्या मैंने बताया था कि मेरा हाथ कितना गर्म था? मन ही मन मुस्कुराते हुए मैंने सोचा कि काश मैं भी अपने बेडरूम के फर्श पर बिछे कंबलों के ढेर में उसी तरह घुस जाती जैसे मेरा हाथ वापस दस्ताने में घुस गया था। लेकिन सुखद विचारों से सीधे वास्तविकता में आकर मुझे अपने अगले कदम की योजना बनानी पड़ी। मेरे मन में मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे ये भी पता था कि मुझे आगे क्या करना होगा। लेकिन किस कीमत पर? मैंने धीरे धीरे खुद को बंद करना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे मेरी पालक माँ ने मुझे सिखाया था। मैंने अपनी गर्दन को खींचा और अपनी हड्डियों के सही जगह पर आने या न आने की आवाज़ सुनी। मैंने अपने दिमाग में चल रहे हर विचार को अपने अंदर गहराई में दबा लिया, इतना गहरा कि मैं खुद भी उस निरंतर चलने वाली बातचीत को नहीं सुन पा रही थी जिसने शायद मुझे मेरे जीवन के अधिकांश समय तक मानसिक रूप से स्वस्थ रखा था। अगर मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कारनामा किया होता तो मुझे फक चिल्लाने से पहले ही सामने मौजूद भीड़ के बीच फेंक दिया जाता। मुझे पता था कि सुरक्षा क्षेत्र के प्रमुख से बहस करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, फिर भी मैंने ऐसा किया, और शायद मैंने लड़कों को उतना ही नाराज कर दिया जितना कि रियर एडमिरल को। पता नहीं उनका चेहरा कैसा है। मैंने अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दिया और बस गिनना शुरू कर दिया। और तभी मैंने उन्हें देखा। मेरे लिए यह वर्णन करना कठिन है कि मेरी आंखों के सामने क्या प्रकट हुआ। मैं अब सिटी जे के नौसेना अड्डे के सामने नहीं था। मेरे सामने अब ज़ॉम्बीज़ का झुंड नहीं था जो वहां रहने वाले मनुष्यों से लड़ रहा हो। वहां बस अंधेरा था और लपटें, सैकड़ों लपटें, चारों ओर अन्य ज्वालाएं होने के बावजूद 4 ज्वालाएं बाकी सब चीजों से बिल्कुल अलग, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं।
इन चारों ज्वालाओं का रंग अलग अलग था, लेकिन मुझे सहज ही पता चल गया कि वे कौन सी ज्वालाएं हैं। पहली लौ निर्मल सफ़ेद थी और उसमें ऐसी जीवंतता थी जो बुझने वाली नहीं थी। वह लियू यूज़ेक था। लौ की तीव्रता देखकर मैंने राहत की सांस ली और इस बात से प्रसन्न हुआ कि उसे कोई चोट नहीं आई। दूसरी लौ लाल थी, लेकिन ये सामान्य लौ की तरह चमकीली लाल नहीं थी, न ही उत्तम शराब की तरह फीकी लाल। इस लाल रंग में गहरे बैंगनी रंग की झलक थी। एक गहरे लाल रंग की लौ, लगभग खून के रंग जैसी। ये वान चाओ की लौ थी और उसकी लौ सबसे तेज चमक रही थी। भले ही मैं जानती थी कि वह पहला नहीं था, लेकिन वह सुरक्षित और स्वस्थ था और उसकी लौ भी मुझे उतनी ही तीव्रता से अपनी ओर खींच रही थी जितनी की सफ़ेद लौ। थोड़ी दूर पर एक तीसरी लौ थी, जो अपने चारों ओर फैले अंधेरे की तरह लगभग काली थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी टिमटिमाहट और पृष्ठभूमि की स्थिरता के बीच उसकी हलचल देख पा रहा था। चेन ज़ी हान, अंधेरे में मेरा सबसे प्यारा राक्षस। मैं आग को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया, चौथी और आखिरी लौ की तलाश में। और तभी, लगभग मेरे बगल में, एक हल्की लौ दिखाई दी, जो चांदी और सोने के रंगों से कहीं अधिक आकर्षक थी, लेकिन जैसे जैसे लौ टिमटिमाती गई, उसका रंग धातुई धूसर हो गया। मैं उस लौ को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा, जो मेरे बिल्कुल करीब टिमटिमा रही थी, मानो मुझे उसे छूने के लिए उकसा रही हो। लियू वे, मैंने धीरे से कहा, जैसे ही लौ फिर से टिमटिमाए और अपने चारों ओर की आग को अपनी चपेट में ले लिया। मेरे जोकर, मेरे रक्षक, मेरे गंभीर योद्धा, मेरी मुक्ति। उन लपटों में मुझे उनका पूरा स्वरूप दिखाई दे रहा था, मानो वे हमेशा अंधेरे में मेरी रोशनी की किरण हो, खो जाने पर घर लौटने का मेरा रास्ता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं इस समय थोड़ा भ्रमित था। मैंने अपने चारों योद्धाओं के चारों ओर जलती हुई ज्वालाओं को टकटकी लगाकर देखा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि क्या मैं उनके बारे में कुछ महसूस कर सकता हूँ, कुछ भी ऐसा जिससे मुझे पता चल सके कि वे कौन हैं या क्या हैं। लेकिन कुछ भी नहीं था। वे सभी दिखने और महसूस करने में एक जैसे थे। क्या मुझे जोखिम उठाकर उन सभी को भस्म कर देना चाहिए? मेरे भीतर का एक हिस्सा चीख रहा था, जो उनसे मेरे लिए अपनी ज्वालाओं का बलिदान करने की मांग कर रहा था। लेकिन मेरे समझदार हिस्से को पता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, कि उनमें से कुछ ज्वालाएं मेरे सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण थीं और इसलिए मैं उन्हें छू नहीं सकती थी। लेकिन ओह, मैं कितना चाहती थी! उस विचार को मन से झटकते हुए, मैंने खुद को वर्तमान और चल रही लड़ाई में वापस लाया। मैं समझ गया था कि इंसान थकने लगे थे। उन्होंने पहले चाहे कितनी भी ट्रेनिंग की हो, किसी चीज़ से शारीरिक रूप से लड़ना और उसका सिर काटने की कोशिश करना, बंदूक तानकर गोली चलाने से बहुत अलग होता है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मुझे गलत मत समझिए, मैं उन सभी पुरुषों और महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। और मुझे खुशी है कि प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत हो गई है कि अब युद्ध विशाल युद्ध क्षेत्रों में तलवारों, भालों, धनुषों और ढालों के बल पर नहीं लड़े जाते और न ही जीते जाते हैं। लेकिन साथ ही, जब युद्ध सिर्फ एक बटन दबाने जितना आसान हो गया था, तब यह और भी आसान हो गया था। लेकिन अब, ये फिर से खूनी रूप ले चुका है, जहां आपको किसी का सिर काटते समय उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना पड़ता है। प्राचीन युग के यूनानी युद्धों की छवियां मेरे मन में उमड़ आईं, जिनमें सैनिक टैंकों की जगह घोड़ों और रथों पर सवार होकर युद्ध में जाते थे। ये देखकर मैंने अपना सिर हिलाया। शायद मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा था। मुझे इसे जल्द से जल्द बदलना होगा। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं, लड़कों, मैंने उस अफरा तफरी में चिल्लाकर कहा। मेरी इस बात पर कुछ लोगों ने हल्की फुल्की आपत्ति जताई, लेकिन जिन 4 लोगों को मैं संदेश देना चाहता था, वे बस हंस पड़े। जी, महारानी, लियू वेई ने सामने खड़े 2 ज़ॉम्बी की गर्दन पकड़ते हुए कहा। जैसे ही आग बुझी, मेरी नज़रें अंधेरे में वापस चली गईं। मुझे अब पहले से कहीं ज्यादा आसानी से होश आ रहा था और मैं सोचने लगी कि शायद मुझे भी कोई आध्यात्मिक शक्ति मिल गई है। मुझे इसके बारे में बाद में वांग चाओ से पूछना पड़ेगा। वांग चाओ को अब आमने सामने की लड़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं रही। मुट्ठी भींचने के बजाय उसने बस अपना हाथ हिलाया और कई ज़ॉम्बी एक साथ ढेर हो गए। दिखावा, लियू यूज़ेक बड़बड़ाया और उसने अपनी धुन से कई और ज़ॉम्बी को घेर लिया, जिससे वे तुरंत मर गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती जा रही थी, हर कोई और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। और उस विचार ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मेरे सामने खड़े ये चारों व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली कि मेरे पिछले जन्म में कोई भी ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि वांग ज़ोमो भी अपने जहर को इतनी सटीकता से नियंत्रित नहीं कर पाता था।
उसने तो जहर से हर किसी को मार डाला, जबकि लियू यूजेग ने उसे घातक सटीकता से इस्तेमाल किया और ज़ॉम्बी को छूने पर भी उसे किसी को संक्रमित नहीं होने दिया। मुझे ये समझ आते ही शरीर में आराम महसूस हुआ कि अब मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी है कि आने वाले वर्षों में वे कैसे गुजारा करेंगे। अब मुझे बस ये पता लगाना था कि क्या मैं उनके साथ जीवित रह पाऊंगी। मुझे अब भी घर की बहुत याद आ रही थी, उस घर की जिसे मैंने अपने हाथों और अपने सामान से बनाया था, वह घर जिसे बाहरी दुनिया से कभी भी अछूता नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये लड़के अलग थे। मैं उन्हें खेत में गेहूं, चावल और घास बोते हुए खुश नहीं देख सकता था। उनका मकसद बिल्कुल अलग था, एक ऐसा मकसद जो शायद एक दिन दुनिया को बचा ले, अगर मैं उन्हें रोक लूं। मेरी बात सुनो, तुम कितने भावुक हो। मैंने अपना सिर झुकाया और हल्के से हंसा, सारे विचारों को मन से निकाल दिया ताकि जब मैं वान चाओ से दोबारा मिलूं तो उसे मेरे मन की उदासी का पता न चले। जरूरत पड़ने पर मैं अपने सैनिकों के साथ खड़ा रहूंगा और उनके सामने भी खड़ा रहूंगा। लेकिन अभी देखते हैं कि रियर एडमिरल झो गैंगजिया के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर उसने एक पल के लिए भी यह सोचा कि मेरे आदमियों पर हमला करना ठीक होगा, तो मैं उसका सिर अपने साथ नरक में ले जाऊंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मैंने उन विचारों से तुरंत खुद को मुक्त किया, उस अंधकार से लड़ते हुए जो मुझ पर हावी होकर मुझे निगलने की धमकी दे रहा था। मैं उस तरह का इंसान नहीं था, मुझे पता है मैं नहीं था। मैं अच्छा था, मैं दयालु था और एक बेवकूफ़, जो किसी के प्यार की उम्मीद में कुछ भी और किसी को भी बर्दाश्त करने को तैयार है। अंधेरे से एक आवाज़ फुसफुसाई। मैंने अपनी गर्दन चटकाए और लड़कों को अपने करीब आते देखा। लगभग सभी ज़ॉम्बी उनके कारण मरकर राख हो चुके थे। मैं शायद मूर्ख था, लेकिन कम से कम मुझे पता था कि मैं कौन हूँ। तीसरी बार अंधेरे को दबाने से इनकार करते हुए मैंने उसे गले लगा लिया। मैं न तो संत था और न ही पापी, लेकिन मैं जो चाहूँ वो बन सकता था और बनूंगा। यही सबक मैंने अपने पिछले जीवन में सीखा था। आधा अधूरा जीवन जीना, जीना ही नहीं है। प्रकाश को अपनाओ, अंधकार को अपनाओ और खोजो। मैंने अपना सिर हिलाया। ये सब बेतुके भावुक विचार हैं। हे लड़कों, मैंने चिल्लाकर कहा जैसे ही वे मेरे पास आए। क्या तुम्हें मजा आया? मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।